हेलो एवरीवन। तो चलिए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बिजनेस एंड प्रोफेशन हम लोग का चैप्टर चल रहा था और बिजनेस एंड प्रोफेशन का बहुत सारा प्रोविज़न हम डिस्कस कर चुके थे और कुछ सम्स भी बनाने के लिए दिया गया था आपको, और आप लोग से पूछा गया तो फिर आप लोग सारा सम्स बना ही लिए थे। अच्छी बात है कि आपका सारा सम्स बन गया। शायद एक सम में प्रॉब्लम था आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 17 आज डिस्कस कर देंगे, मगर क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो क्वेश्चन नंबर में कुछ नया नया प्रोविजंस उसमें डाला गया है, मतलब कुछ नया बात उसमें है। बोलने का मतलब ये है कि वो क्वेश्चन हम आपको इसलिए होमवर्क दिए थे ताकि आप समझो कि आप कंप्लीट चीज़ नहीं सीखे हो, अभी बहुत सारी चीज़ सीखना बाकी है। और लास्ट क्लास में जो वीडियो दिया गया था आपको, उसी में आपको बता दिया गया था कि प्रोविजंस जो है अभी और डिस्कस होना बाकी है, अभी होगा। आज भी जो आपको क्लास दिया जाएगा उसमें भी पूरा कंप्लीट नहीं है, आज सिर्फ एक टॉपिक कवर करेंगे हम लोग, ठीक है ना। वो टॉपिक बड़ा है आपके लिए तो वो टॉपिक हम कवर करेंगे, मगर अभी भी हम बोल रहे हैं कि प्रोविजंस अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है और भी चलेगा ये प्रोविजंस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में ऐसा ही कुछ बात है, उसमें कुछ प्रोविजंस है, ठीक है ना, और वो प्रोविजंस अभी डिस्कस होगा। और वो प्रोविजंस खास करके बिलोंग जो करता है वो डिप्रिसिएशन से बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो हम लोग आज का जो टॉपिक है वो मेनली फोकस करेंगे डिप्रिसिएशन के ऊपर, मतलब डिप्रिसिएशन बिजनेस एंड प्रोफेशन में एक बड़ा टॉपिक है हम लोगों का, ठीक है। और डिप्रिसिएशन जैसे आपका डिस्कस हो जाएगा तो फिर आप क्वेश्चन नंबर 17 ऑटोमेटिक कर लोगे। इसके अलावा भी हम और भी सम्स एक दो सम्स डिस्कस करेंगे या बनाएंगे और फिर आपको भी होमवर्क दिया जाएगा। आई होप कि आपका सारा क्वेरीज क्लियर हो जाएगा, ठीक। दूसरी बात कि अभी जो नेक्स्ट आने वाला टॉपिक है, जो इसके बाद वाला जो वीडियो में दिया जाएगा आपको, वो प्रोफेशन वाला पार्ट है। प्रोफेशन वाला पार्ट हम पढ़ाए नहीं, उसका होमवर्क आप नहीं करोगे, ठीक है ना। जब तक हम प्रोफेशन बताएंगे तो अपना मर्जी से नहीं करोगे, हम उसको बताएंगे फिर आप कीजिएगा उसको, ठीक है। और उसके बाद भी जो टॉपिक बचेगा उसका फिर नाम होगा पार्टनरशिप फर्म का। तो फर्म असेसमेंट का एक और टॉपिक बचा हुआ रहेगा, वो भी करेंगे हम लोग। तो इतना क्लासेस करने के बाद आई होप कि आपका सारा क्वेरीज या फिर इस चैप्टर का सारा टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग का आज का टॉपिक है वो डिप्रिसिएशन है। हम लोग कुछ सम्स किए थे, याद होगा आपको। तो जो सम्स किए थे उस सम्स में डिप्रिसिएशन आ रहा था, ठीक है। और डिप्रिसिएशन जो आ रहा था उसमें क्वेश्चंस के ऊपर जो पीएल अकाउंट बना रहता था उसमें डिप्रिसिएशन रहता था और एडजस्टमेंट में भी डिप्रिसिएशन रहता था। दो जगह डिप्रिसिएशन रहता था आपका, एक क्वेश्चन का ऊपर पीएल अकाउंट में और एक नीचे इंफॉर्मेशन में, एडिशनल इंफॉर्मेशन में। दोनों में क्या डिफरेंसेस था? जो ऊपर पीएल अकाउंट में डिप्रिसिएशन दिया हुआ रहता था वो डिप्रिसिएशन आपका वो बुक के हिसाब से, अकाउंटिंग के हिसाब से, और नीचे जो इंफॉर्मेशन में दिया हुआ रहता था डिप्रिसिएशन वो एज पर आईटी के हिसाब से, ठीक है ना। आईटी मतलब इनकम टैक्स के हिसाब से, इनकम टैक्स रूल के हिसाब से डिप्रिसिएशन कंप्यूट करके वो दे दिया गया था। मगर एक्चुअली में वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में डिप्रिसिएशन का अमाउंट आया कहाँ से, कौन बताया वो, ठीक है। वो तो आपको दे दिया गया था, ठीक है। आप उसी को मानते हुए कि नहीं चलो ठीक है भाई, ये डिप्रिसिएशन इनकम टैक्स रूल के हिसाब से दिया हुआ है तो इसको हम डिडक्ट कर देते हैं, डिडक्शन के लिए अलाउड कर देते हैं, और जो ऊपर में बुक के हिसाब से दिया हुआ उसको डिसअलाउड मानते हैं, उसको ऐड बैक कर देते हैं। वो सिंपल कॉन्सेप्ट था, मगर ऐसा नहीं होगा। मे बी पॉसिबल है कि आपका क्वेश्चंस का एडिशनल इंफॉर्मेशन में ही डिप्रिसिएशन निकालने का एडजस्टमेंट दे देगा आपको, निकालने का मतलब दिया हुआ नहीं रह सकता, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, या एग्जामिनेशन के लिए। हम लोग जो डिप्रिसिएशन पढ़ने वाले हैं उस डिप्रिसिएशन का जो सारा बात लिखा हुआ वो कहाँ लिखा हुआ है? वो सारा बात आपका अंडर सेक्शन 32 में लिखा हुआ है। यानी डिप्रिसिएशन का जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी प्रोविजंस है, उसका जो रूल्स है, कंडीशंस है, वो सेक्शन 32 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग सारा बात डिप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल के हिसाब से करेंगे अंडर सेक्शन 32, ठीक। मगर अच्छा, एक बात और हम आपको इन्फॉर्म कर देना चाहते हैं कि डिप्रिसिएशन बताने के बाद भी एक दो मिसलेनियस टॉपिक आपको हम बताएंगे, मे बी आपको सपोर्ट करे सम्स को सॉल्व करने में, ठीक है ना। तो उसको भी आप नोटिस कर लीजिएगा, फिर नोट डाउन कर लीजिएगा अपना नोट्स में, ठीक है। तो हम लोग अभी जो स्टार्ट करने वाले हैं डिप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32, उसमें क्या क्या बात हमको जानना है वो पहले समझोगे आप, ठीक है। सबसे पहली बात कि डिप्रिसिएशन का इतना बड़ा इश्यू क्यों क्रिएट किया गया, क्यों एक बड़ा टॉपिक बनाया गया? बाकी खर्चा भी तो है, सैलरीज है,
ठीक है ना, इतना सारा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, या फिर बहुत परचेस है, बहुत सारे एक्सपेंसेस है, रेंट है, तो वो सब का अलग से प्रोविजंस नहीं बताया गया, या एक क्लास नहीं लगा उसको डिस्कस करने, बस सिंपल बता दिया रेंट अलाउड है, बस डिडक्शन मिल जाएगा। इसके लिए अलग से टॉपिक क्यों? क्योंकि एक डिप्रिसिएशन हम लोग को लगता है कि बहुत छोटा या बहुत स्मॉल पार्ट है, बट ऐसा नहीं होता है। बिजनेस में बिना एसेट्स का आपका बिजनेस का जो भी एक्टिविटीज़ है वो ऑपरेट ही नहीं हो पाएगा। तो बिजनेस का एक्टिविटीज़ को ऑपरेट करने के लिए आपको एसेट चाहिए, फिक्स्ड एसेट चाहिए, और फिक्स्ड एसेट जो होता है उसमें से बहुत सारा ऐसा आइटम होता है जो डिप्रिशिएबल नेचर का होता है, मतलब डिप्रिसिएशन चार्ज करना मैंडेटरी है। अकाउंटिंग के हिसाब से डिप्रिसिएशन चार्ज करना दिखाना जरूरी है, और इनकम टैक्स भी बोलता है कि डिप्रिसिएशन आपको क्लेम करना पड़ेगा, आपका मर्जी पे, अगर आप क्लेम नहीं करोगे तो फिर आपका ही नुकसान है, ठीक है ना। तो डिप्रिसिएशन ये बड़ा टॉपिक इसलिए है क्योंकि वहाँ एक एसेट नहीं है, बिजनेस में बहुत सारा एसेट होता है, बिल्डिंग है, प्लांट है, फर्नीचर है, इक्विपमेंट है, गुडविल है, पेटेंट है, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर है, बुक है, इक्विपमेंट है, बहुत सारे एसेट्स है। और इतना सारा एसेट्स का सब का नेचर सेम नहीं होता, नाम सेम है फिक्स्ड एसेट्स या एसेट्स, मगर सबका नेचर सेम नहीं। जो बिल्डिंग का नेचर है वो मशीनरी का नेचर नहीं होता, जो फर्नीचर का नेचर है वो मशीनरी का नेचर नहीं होता, जो गुडविल का नेचर है वो पेटेंट का नहीं होता, ठीक है ना। या फिर आपका बहुत सारा बुक्स है, ठीक है ना, बहुत सारे इक्विपमेंट्स है, वो सब का नेचर आपका मशीनरी का नेचर का जैसा नहीं होता, ठीक है। आपका जैसे शिप है, बहुत सारे वेसल्स है, बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन मशीनरीज है, या फिर बोल सकते हैं उसको इक्विपमेंट है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स है, तो वो सब चीज़ का नेचर डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो इतना सारा डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स का हर चीज़ का कॉन्सेप्ट अलग है, हर चीज़ का रेट भी अलग है, वही चीज़ हम लोग को आज जानना है। इतना सारा चीज़ का अगर मान के चलो रेट अलग है, उसका मेथड कैलकुलेशन करने का सिस्टम अलग है, तो फिर अलग से जानना तो ज़रूरी है ही, ठीक। अब हम आपको सारा कंडीशंस या प्रोविजन डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अलग से भी इसका क्वेश्चन दे सकता है 5 मार्क्स में, याद रखोगे। आपका अलग से 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो है ही, वो फिक्स्ड है, मगर अलग से 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या 5+5 क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें कोई मतलब फिक्स्ड रूल नहीं है। इनकम टैक्स का क्वेश्चन कैसे बनेगा नहीं बनेगा वो सीयू पे डिपेंड करता है, ठीक है। सबसे पहली बात, इसमें पहला बात ये लिखा गया कि डिप्रिसिएशन जो है चार्जेबल तभी होगा जब कोई एक एसेट 1/4/1998 के बाद से खरीदा गया होगा, मतलब 1 अप्रैल, डेट सही है जी। अगर कोई एसेट्स 1/4 या उसके बाद, 1/4 मतलब 1 अप्रैल 1998 या उसके बाद कोई एसेट एक्वायर्ड किया गया है, तो वो एसेट्स चार्जेबल हो जाएगा या एप्लीकेबल हो जाएगा डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है ना। अब डिप्रिसिएशन के लिए वो एप्लीकेबल हो जाएगा, तो उस बिजनेसमैन का, चाहे प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है या फिर कंपनी है या फर्म है, कोई भी नेचर का बिजनेस हो, उस बंदा पे या उस एसएससी पे डिप्रिसिएशन एप्लीकेशन करने के लिए, यानी अप्लाई करने के लिए वो प्रोविजंस वो सेटिस्फाई कर लिया, क्योंकि वो एसेट्स कब खरीदा? 1/4/1998 के बाद। अब कोई एसएससी अगर मान के चलो डिडक्शन के लिए नहीं अप्लाई करता है, तो उसका फॉल्ट है। बोलने का मतलब ये है कि आप डिप्रिसिएशन के लिए एलिजिबल हो गए, आप क्लेम करने के लिए एलिजिबल हो गए, आप क्लेम करो या ना करो वो तुम्हारे पर डिपेंड है। अगर क्लेम करोगे तो खर्चा बढ़ेगा, और खर्चा बढ़ेगा तो प्रॉफिट का मार्जिन क्या होगा? घटेगा, तो आपको कम अमाउंट पे टैक्स देना पड़ेगा। और अगर क्लेम नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप खर्च नहीं दिखा रहे हो, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो फिर आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ जो है ना, क्लेम बेसिस पे डिप्रिसिएशन को रखा गया। क्लेम बेसिस मतलब जो क्लेम करेगा उसको मिलेगा, जो क्लेम नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा। तो हम लोग तो जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खर्च दिखाने की कोशिश करेंगे और प्रॉफिट के अमाउंट को क्या करेंगे? कम करेंगे, ताकि हम लोग प्रॉफिट का मार्जिन क्या करें? कम करें, और टैक्स का भी अमाउंट कम हो। तो क्लेम तो करना ही है। तो फर्स्ट बात हम ये बोले कि उसी एसेट्स पे डिप्रिसिएशन एप्लीकेबल होगा जो एसेट्स 1/4/1998 के बाद से खरीदाया गया होगा या फिर उस दिन खरीदाया गया होगा। दूसरा बात हम ये बोले आपको कि डिप्रिसिएशन जो है वो क्लेम बेसिस पे है। अगर आप क्लेम करोगे तो डिडक्शन मिलेगा, नहीं क्लेम करोगे डिडक्शन नहीं मिलेगा, वो आपका लॉस हो जाएगा। क्लियर हो गया बात? और अब डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के लिए कुछ कंडीशन है, कंडीशंस फॉर चार्जिंग डिप्रिसिएशन। फर्स्ट कंडीशन ये है
कि जिस एसेट्स का आप डिप्रेशन निकालोगे, जो भी एसेट्स होगा, वो एसेट्स का मालिक एसएससी होना चाहिए, यानी द एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट्स, ठीक है ना। अगर एसएससी उस एसेट्स का मालिक नहीं है तो डिप्रेशन के लिए एलिजिबल वो नहीं होगा। फर्स्ट कंडीशन ये हो गया। और डिप्रिसिएशन तभी आप प्रोवाइड करोगे जब वो एसेट्स प्रीवियस ईयर में यूज हुआ होगा, तब या तो यूज या तो रेडी टू यूज, दो चीज याद रखोगे। कुछ कुछ एसेट्स ऐसा भी है जो एक्चुअली में यूज नहीं होता बट हमेशा यूज रहने के लिए वो रेडी रहता है, उसको बोलते हैं पैसिव यूज। और कुछ यूज ऐसा है मशीनरी का या फिक्स्ड एसेट्स का या कोई भी एसेट्स का जो एक्टिवली यूज होते रहता है, जिसको बोलते हैं एक्टिव यूज। जैसे मशीनरी प्रोडक्शन में यूज होते रहता है मगर वो जनरेटर होता है, ठीक है ना। तो जनरेटर में क्या हम लोग देखते हैं कि जब कोई बिजली फैक्ट्री में या कारखाने में या बिजनेस में या ऑफिस में लाइन चला जाता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो जनरेटर का इस्तेमाल कब होगा, जब लाइन जाएगा। तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि वो जनरेटर जो है ना रेडी टू यूज़ है, यूज़ में नहीं है बल्कि रेडी टू यूज़ में है। एक बात ये हो गया, ठीक। और मशीनरी वगैरह है, फर्नीचर वगैरह है, बिल्डिंग वगैरह, वो सब क्या है, वो सब एक्टिव यूज़ में है। तो यहाँ बात क्या किया गया डिप्रेशन का सेक्शन में कि चाहे एसेट्स यूज़ में हो या रेडी टू यूज़ में हो, डिप्रेशन आपका दोनों में ही एप्लीकेबल होगा। क्लियर हो गया बात। सेकेंड बात, और ये हो गया आपका दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन, एसेट्स जो है वो या तो टेंजिबल हो या तो इंटेंजिबल हो, डिप्रिसिएशन दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं कि इंटेंजिबल पे डिप्रेशन नहीं होगा, नहीं, इंटेंजिबल पे भी डिप्रिसिएशन होगा और टेंजिबल पे भी डिप्रिसिएशन होगा। टेंजिबल मतलब जिसको हम देख सकते हैं, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, ठीक है ना, जिसको हम छू सकते हैं, जैसे मशीनरी हो गया, प्लांट हो गया, बिल्डिंग हो गया, बुक्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, वेसल्स हो गया, शिप हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, ये सब जो है आपका किस में आता है, टेंजिबल एसेट्स में आता है। बट लैंड के ऊपर डिप्रेशन चार्ज नहीं होगा बिकॉज लैंड इज नॉन डिप्रिसिएबल आइटम या एसेट। जब भी हम लोग डिप्रेशन चार्ज करेंगे, अगर कोई भी पीएल अकाउंट में बिल्डिंग का दिया हुआ इंफॉर्मेशन, मशीनरी का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, फर्नीचर का दिया हुआ तो डिप्रेशन चार्ज होगा। वहीं लैंड लिखा हुआ रहेगा तो डिप्रेशन चार्ज नहीं होगा बिकॉज लैंड इज नॉन डिप्रिसिएबल एसेट, ठीक है। वहीं गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, सॉफ्टवेयर है, या फिर कोई भी मतलब प्रोजेक्ट वगैरह का सॉफ्टवेयर जो होता है, मतलब एनी काइंड ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, पेटेंट वगैरह सब, उसका डिप्रिसिएशन भी चार्ज होगा। क्लियर हो गया। तो एसेट्स होना जरूरी है, एसेट चाहे वो टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो। अच्छा, अब यहाँ जो हम टेंजिबल एसेट का नाम लिए उसमें मशीनरी लिए, बिल्डिंग लिए, इक्विपमेंट लिए, प्लांट लिए, फर्नीचर लिए, है ना, ये सब नाम लिए। बट प्लांट जो वर्ड है ना, प्लांट एंड मशीनरी, ये जो है इस वो कॉम्प्रहेंसिव वे में बात करेंगे हम लोग। मतलब इसमें बहुत सारा एसेट्स ऐसा है जो लगेगा कि वो मशीन नहीं है बल्कि उसका नेचर कुछ और है, बट इनकम टैक्स रूल में उसको मशीनरी ही का ही दर्जा दिया गया। जैसे बुक्स, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, मोटर कार, ये सब किस में आता है, मशीनरी में आता है। मतलब एक जगह नाम लिखा हुआ है मशीनरी और एक जगह नाम लिखा हुआ मोटर कार, दोनों मिला के जोड़ के डिप्रेशन चार्ज करेंगे, मतलब वो एक ब्लॉक में आता है। क्लियर हो गया। अगर कोई कंप्यूटर है और एक में मोटर कार है, दोनों जोड़ के डिप्रेशन चार्ज करें। अगर दोनों का रेट सेम है तो याद रखोगे, वरना फिर अलग अलग निकालोगे। क्लियर हो गया। अच्छा, हम लोग 3 डिस्कस किए हम लोग अभी तक। तो 3 चीज क्या डिस्कस किए हैं, एसएससी, मतलब जो प्रोविजन डिस्कस किए हैं उसमें 3 चीज डिस्कस किए हैं। एसएससी मालिक होना चाहिए एसेट्स का, एसेट्स मस्ट बी यूज इन द प्रीवियस ईयर। और तीसरा बात क्या बोले हम आपको कि वो जो एसेट्स होगा चाहे वो टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, डिप्रेशन चार्ज करना ज़रूरी है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे कि एसेट्स का डिप्रेशन कैसे चार्ज होता है। तो चार्ज होता है ब्लॉक कॉन्सेप्ट के हिसाब से। ब्लॉक कॉन्सेप्ट, जब भी डिप्रेशन को चार्ज करेंगे तो ब्लॉक कॉन्सेप्ट के हिसाब से डिप्रेशन चार्ज होगा। अब ये ब्लॉक कॉन्सेप्ट क्या है भाई, ब्लॉक कॉन्सेप्ट है आपका कि अगर मान के चलो कोई एसेट्स का नेचर
कोई एसेट्स का रेट अगर सेम हो तो याद रखना कि उसको हम एक ब्लॉक में डालेंगे। मतलब एसेट्स का नेचर और एसेट्स का रेट अगर दोनों सेम होगा तो दोनों ही एसेट्स एक ब्लॉक में आएगा। मतलब डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज्ड ऑन ब्लॉक कॉन्सेप्ट बेसिस। अब ब्लॉक कॉन्सेप्ट का मतलब हो गया कि कोई भी एसेट्स का अगर नेचर और कोई भी एसेट्स का अगर रेट दोनों सेम होगा तब उसको आप एक ब्लॉक में शामिल करोगे। ठीक है, यहाँ कुछ हम एग्जाम्पल देना चाहते हैं इसके बारे में कि फॉर एग्जाम्पल एक है बिल्डिंग ए, एक है बिल्डिंग बी, एक है बिल्डिंग सी, एक है मशीनरी ए, एक है मशीनरी बी, एक है मशीनरी सी और एक है फर्नीचर ए और एक है फर्नीचर बी। समझ रहे हो? बिल्डिंग 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 एक नेचर का, मशीनरी 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 एक नेचर का, फर्नीचर फर्नीचर एक नेचर का। इसका रेट 10%, इसका रेट 10%, इसका रेट 5%, इसका रेट 15%, इसका रेट 15%, इसका रेट 40%, इसका रेट 10%, इसका रेट 10%। समझे? ये है नेचर और ये है रेट। नेचर, ये है रेट। अब दोनों में देखोगे क्या सिमिलैरिटीज है। हम क्या बोले कि कोई भी एसेट्स अगर एक ब्लॉक में डालना है या एक ब्लॉक में आएगा तो उसके लिए उसको दो बात यानी दो कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है। दो क्या? उसका नेचर और उसका रेट दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो यहाँ बिल्डिंग 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 सेम नेचर, रेट रेट सेम, यहाँ सेम हुआ मगर ये अलग हो गया, यानी ये एक ब्लॉक में आएगा। यानी बिल्डिंग ए और बिल्डिंग बी दोनों मिला के हम लोग डिप्रेशन चार्ज करेंगे एक साथ, और बिल्डिंग सी का डिप्रेशन अलग से चार्ज होगा। क्लियर हो गया? यानी इसका अलग से, यानी एक ब्लॉक अलग हो गया और ये एक ब्लॉक अलग हो गया। ये ब्लॉक 1 हो गया, ये ब्लॉक 2 हो गया। और मशीनरी ए, मशीनरी बी, मशीनरी सी, ये तीनों सेम नेचर का है मगर बिल्डिंग ए और बिल्डिंग बी का रेट सेम है तो ये अलग ब्लॉक में होगा। और मशीनरी सी जो है उसका रेट अलग है, नेचर सेम है। तो नेचर सेम होने से सिर्फ काम नहीं चलने वाला है, नेचर प्लस रेट दोनों सेम होना चाहिए। तो आपका यहाँ मशीनरी सी का रेट कितना? 40%, तो ये अलग आपका आएगा। ठीक है ना, ये अलग ब्लॉक में है। ठीक। अच्छा, अब जो है फर्नीचर 10%, तो फर्नीचर दोनों सेम नेचर का है और रेट भी क्या है? दोनों सेम है। तो ये आपका टोटल ये आपका अलग ब्लॉक में आएगा, ये भी अलग ब्लॉक में आएगा। मतलब कितना ब्लॉक हो गया? ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ब्लॉक 5। सर यहाँ तो 10% ये भी है, 10% ये भी है, इसको एक ब्लॉक में डाल दीजिए। नहीं, रेट सेम है मगर नेचर अलग अलग है। रेट भी अलग होना चाहिए और नेचर भी अलग होना चाहिए, तब डिफरेंट ब्लॉक में जाएगा। और अगर रेट सेम है और नेचर भी सेम है तब वो एक ब्लॉक में जाएगा। बात क्लियर हो गया? तो ये था हम लोग कॉन्सेप्ट ब्लॉक वाला। ब्लॉक्स कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या ध्यान देंगे कि अगर कोई मशीनरी का या कोई भी एसेट्स का अगर नेचर सेम हो और रेट सेम हो, अगर ये दोनों ही सेम है तो वो दोनों एक ब्लॉक में आएगा। अगर 10 मशीनरी है और 10 का रेट सेम है और 10 का अगर मान कर नेचर भी सेम है तो वो एक ब्लॉक में आएगा। दोनों मतलब 10 मिला के एक साथ डिप्रेशन चार्ज होगा, एक ही बार मल्टीप्लाई करेंगे रेट। क्लियर हो गया? ये तब ब्लॉक कॉन्सेप्ट के बारे में। अभी जो है ना, यहाँ हम आपको बताएंगे कि डिप्रेशन आखिर चार्ज होता कैसे है, उसका मेथड क्या डिप्रेशन चार्ज करने का, यानी उसका जो फॉर्मेट है डिप्रिसिएशन का वो कैसा होता है। फॉर्मेट ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन। जी हाँ, आपको फॉर्मेट के हिसाब से डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। मतलब कैसे? पहले आप लिखोगे ओपनिंग WDV, ठीक है ना, ओपनिंग WDV कुछ भी रहेगा।
तो यहाँ आप लोगों के हिसाब से ओपनिंग WDB रहेगा 1/4/2019, क्योंकि 19-20 आप लोगों का प्रीवियस ईयर है, तो प्रीवियस ईयर का पहला तारीख। और ऐड परचेस या एडिशन या परचेस दोनों का मतलब सेम होता है, परचेस ड्यूरिंग द ईयर, परचेस आ गया, जोड़ के आप यहाँ रखोगे, ठीक है। और लेस सेल प्रोसीड्स, यहाँ लिख दे इंक्लूडिंग स्क्रैप वैल्यू या फिर कोई भी रियलाइजेबल वैल्यू। सेल प्रोसीड्स, आप ध्यान देना, सेल प्रोसीड्स, सेलिंग प्राइस, दैट इज कॉल्ड, यहाँ बोल सकते हैं ये आपका सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट बट ये सेल प्राइस, मशीनरी का सेल प्राइस यहाँ डिडक्ट करोगे, कॉस्ट प्राइस नहीं। हो सकता है आपके इंफॉर्मेशन में जिस मशीन को सेल कर रहे हैं उस मशीन का कॉस्ट भी दिया हुआ रहेगा, उस मशीन का सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ रहेगा, उस मशीन का प्रॉफिट भी दिया हुआ रहेगा, तीनों दिया हुआ रहेगा। मगर तीनों से मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब है आपको सेल प्राइस से सेल प्रोसीड्स, जितना पैसा आया वही अमाउंट को आप क्या करोगे, लेस करोगे। क्लियर हो गया? तो ये आपका आएगा क्लोजिंग WDV ऑन कब, 31/3/2020। ये ऐसे लिखना नहीं पड़ता है बट लिख दिए क्लोजिंग WDV। और डिप्रिसिएशन जो चार्ज होगा इस पे मल्टीप्लाई होगा, 15% होगा तो इसमें होगा, 10% होगा तो इसमें होगा, 20% होगा तो इसी में होगा। मतलब इस क्लोजिंग WDV पे आप डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे ऑलवेज, ठीक है ना। द डिप्रिसिएशन विल बी प्रोवाइडेड ऑन क्लोजिंग WDV बेस अमाउंट, ठीक है। अब थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान दोगे कि ओपनिंग WDV पहले लिखें और परचेज उसके बाद लिखें और सेल उसके बाद लिखें। अभी हम आपको एग्जांपल देते हैं कि अगर परचेस बाद में होता और सेल पहले होता तो क्या करते, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपका फॉर्मेट फिक्स्ड है, फॉर्मेट क्या है, फिक्स्ड। क्लियर हो गया? जैसे मान के चलो परचेस किए हम 1 जुलाई 2019 को और सेल किए मान के चलो 30 जून को, तो 30 जून तो पहले आता है और 1 जुलाई तो बाद में आता है। तो आपको लगेगा कि नहीं ये जो 30 जून है उसको पहले कर देते हैं और परचेस बाद में ऐड करेंगे, जी नहीं। आपको करना क्या, आपको सबसे पहले दिखाना क्या है, पहले परचेस उसके बाद सेल प्रोसीड्स। फॉर्मेट फिक्स्ड होगा, याद रखोगे, फॉर्मेट फिक्स्ड होगा, मतलब उसमें आप बदलाव नहीं करोगे। बदलाव करना भी है तो क्या बदलाव करना है वो हम बताएंगे आपको, मगर आप इस फॉर्मेट को तब्दील नहीं करोगे। क्लियर हो गया? खैर, अच्छा आप बोले बदलाव क्या करेंगे, थोड़ा सा हम आपको हिंट देते रहे बदलाव का। अगर मान के चलो ओपनिंग WDV 50,000 है, परचेस किए 1 लाख, यह है आपका 50,000, यह है आपका 1 लाख, ये कितना हो गया 1.5 लाख। और सेल प्रोसीड्स मान के चलो 2 लाख, तो 1.5 लाख में 2 लाख लेस होगा तो नेगेटिव आ गया ना, कितना है नेगेटिव, 50,000 आया। मतलब WDV आपका नेगेटिव में आ गया, तो फिर आप वहाँ क्लोजिंग WDV नहीं लिख के आप लिखोगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म होगा मतलब कम टाइम के लिए एसेट रखे होंगे हम लोग तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, काफ़ी दिनों तक एसेट रखे होंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। फिलहाल आप ज़्यादा प्रीफर करोगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्लियर हो गया ना? मतलब गेन मतलब क्या हो गया, कोई एसेट्स बेच के अगर पैसा कमा लिए आप तो आपका कैपिटल गेन होता है। कैपिटल गेन चैप्टर अभी बाकी है, जब कैपिटल गेन हम लोग पढ़ाएंगे या फिर उसको हम पढ़ेंगे तो फिर देखना आपको समझ में आएगा कि कोई एसेट्स अगर बिक्री होता है और उसका सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा है और उसका कॉस्ट अगर कम है तो वो कैपिटल गेन के तहत आता है, और वहीं अगर मान के चलो कॉस्ट ज़्यादा है और सेल प्राइस कम है तो कैपिटल लॉस के नाम पे आता है। ठीक है, मगर यहाँ सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, कॉन्सेप्ट ये लगाना है कि अगर मान के चलो सेल प्राइस ज़्यादा हो गया और ये अमाउंट कम हो गया तो यहाँ आपका क्लोजिंग WDV नेगेटिव आएगा।
तो आप यहाँ फिर क्लोजिंग WDV नहीं लिख के आप क्या लिखोगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिखोगे। बस ये थोड़ा सा तब्दील आएगा। तो उस सिचुएशन में क्योंकि वो गेन है, तो उस सिचुएशन में आपका डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, मतलब डेप्रिसिएशन अप्लीकेबल नहीं होगा। तो अब क्या आ रहा है कंडीशन कि अगर, ठीक है ना, अगर कोई एसेट्स का क्लोजिंग WDV अगर नेगेटिव आ जाए तो डेप्रिसिएशन उसके ऊपर प्रोवाइड नहीं होगा, ठीक है ना। या फिर अगर पूरा एसेट्स ही बिक्री हो गया, पूरा एसेट्स, जैसे मान के चलो मशीन ए था और मशीन बी था, मशीन ए 50,000 का, मशीन बी 1 लाख का, और 1.5 लाख क्लोजिंग WDV आ गया, ये जोड़ने के बाद आ गया। और नीचे इंफॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ है, मशीनरी ए एंड मशीनरी बी बोथ आर सोल्ड, दोनों ही सेल हो गया, दोनों सेल हो गया, ठीक है। कितना में सेल हुआ, मान के चलो 1 लाख में। मशीन ए भी सेल हो गया, मशीन बी भी सेल हो गया, दोनों ही सेल हो गया। 1.5 लाख का मशीन कितना में सेल गया, 1 लाख। तो यहां 50,000 पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया, बट वहां क्लोजिंग WDV नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इंटायर मशीन हैज बीन सोल्ड, इंटायर। अब पूरा मशीन ही अगर सेल कर देंगे तो डिप्रेशन कैसे एप्लीकेबल हो सकता है, बताओ तो थोड़ा सा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप 1.5 लाख का मशीन को आप कितना बिक्री किए, 1 लाख में बिक्री किए, मतलब यहां आपका आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। मतलब सिंपल ये हो गया कि अगर मशीन का वैल्यू नेगेटिव आ जाए क्लोजिंग WDV तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, उस वक्त आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे। और वहीं अगर इंटायर मशीन सेल हो गया और क्लोजिंग WDV अगर पॉजिटिव भी आता है तो भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, क्योंकि मशीन बचा ही नहीं है, मशीन रहेगा तब ना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। बात खत्म। अच्छा एक बात और, अगर एक मशीन बिक्री हो जाए कभी भी किसी भी वक्त तो फिर दोबारा उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे, भले ही वो साल का एंड में क्यों ना बिक्री हो। वंस an asset has been sold then no depreciation will be charged on that particular asset। अगर कोई एसेट्स अगर बिक्री हो जाए या सेल हो जाए तो उस एसेट्स पे आपका डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्लियर। अच्छा अब ना ये तो फॉर्मेट बता दिया आपको डेप्रिसिएशन का कि कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है भाई, मगर इसमें कुछ बात आपको ध्यान देना है। क्या बात ध्यान देना है कि डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो रेट जो है वो स्पेसिफाइड है, मतलब एक्ट में यानी प्रोविजन में वो रेट लिखा हुआ है। अपना मर्जी से कोई भी रेट अप्लाई नहीं करोगे, जो रेट इनकम टैक्स का रूल में लिखा हुआ है वही रूल के हिसाब से, वही रेट के हिसाब से डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करोगे। तो वो रेट कहाँ मिलेगा, आपको किताब में मिल जाएगा, ठीक है ना। किताब में मिल जाएगा इन द सेंस हम पेज नंबर बता दे रहे हैं, उस पेज नंबर को आप गो थ्रू जरूर कीजिएगा, पेज नंबर 302 में। बट कुछ हम डेप्रिसिएशन का रेट हम अभी ही बता देंगे। समझ में आया क्या रेट है भाई, थोड़ा सा वर्बली हम बता दे रहे हैं आपको डेप्रिसिएशन का क्या क्या रेट है। मगर अच्छा रेट से ना पहले थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं आपको कि यहाँ मेथड जो है ना डेप्रिसिएशन का वो स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं एप्लीकेबल होगा, हमेशा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ही एप्लीकेबल होगा। जब भी आप डेप्रिसिएशन फॉलो करोगे, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करोगे तो कौन सा बेसिस पे, WDV बेसिस, मतलब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से, रिटन डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से, नॉट ऑन SLM बेसिस। SLM पे नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से नहीं होगा, हमेशा WDV मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। अब बात दोबारा कि रेट क्या होगा इसका, तो रेट जो है ना स्पेसिफाइड है। अब वो रेट क्या क्या है, अलग अलग नेचर का एसेट्स का अलग अलग रेट है। जैसे बिल्डिंग का 10% है डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग का 10%। मगर वहीं अगर कोई बिल्डिंग होटल के लिए है या फिर रेसिडेंशियल के लिए है तो उसके लिए आपका 5% है। यानी बिल्डिंग में ही 2 रेट है, एक 10% वाला और एक 5% वाला, ठीक है ना। वहीं अगर मान के चलो फर्नीचर पे अगर आप जाओगे तो फर्नीचर का रेट है 10%,
बिल्डिंग पे 10%, जनरली 10%, कुछ नहीं लिखा हुआ रहेगा तो 10% मार देना। रेसिडेंशियल जब तक वर्ड यूज नहीं करेगा, रेसिडेंशियल पर्पज के लिए यूज किया है, तब वो आप 5% अप्लाई करोगे। मगर सिर्फ बिल्डिंग लिखा हुआ रहेगा तो आप 10% लोगे, फर्नीचर लिखा हुआ रहेगा 10% लोगे, मशीनरी लिखा हुआ रहेगा तो 15% लोगे, प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट वगैरह कितना परसेंट, 15%, ठीक है। और शिप एंड वेसल्स के लिए, शिप्स जो होता है जानते हो पानी जहाज, तो शिप्स के लिए कितना परसेंट, 20%। मशीनरी आपका कितना परसेंट है, 15%। और शिप के ऊपर कितना है, 20%। और एक बात आप याद रखोगे, शिप और वेसल्स को भी आप मशीनरी ही बोलोगे, क्योंकि मशीनरी में इंक्लूड होता है बहुत सारा चीज, मोटर कार, इक्विपमेंट, वेसल्स, ट्रांसपोर्ट गाड़ी वगैरह, जितना सारा है, ट्रक वगैरह, सब आपका मशीनरी के कैटेगरीज में आता है। तो याद रखना कि मशीनरी है, नेचर सेम है, बट रेट अलग है, क्योंकि वेसल्स के लिए या फिर आपका शिप्स के लिए कितना रेट है, 20% है। अच्छा, कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है, या फिर कोई वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट जो है, या एनर्जी सेविंग डिवाइसेस है, कोई भी तरह का जो है सब इक्विपमेंट, इसका डिप्रेशन का रेट है कितना परसेंट, 40%। और बाकी जो इंटेंजिबल एसेट्स है, तो इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर डिप्रेशन का रेट, चाहे कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स हो, सबका रेट 25% है। चाहे गुडविल हो, पेटेंट हो, कॉपीराइट हो, या फिर नो हाउ हो, या कोई भी एसेट्स हो, ये सब एसेट्स के ऊपर आपका 25% डिप्रेशन होगा। क्लियर हो गया? तो ये रेट था, और रेट के बारे में थोड़ा सा आप किताब से भी गो थ्रू करोगे, और कुछ कुछ हम बोलें जो आपको दिख रहा होगा या फिर आप समझ पा रहे होंगे, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, थोड़ा सा उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बट किताब से भी आप पढ़ोगे क्योंकि उसमें डिटेल्स में दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, जो 10% हम बोले, 15% बोले, 20% बोले, 40% बोले, या 5% बोले, या 25% बोले, ये सब रेट का रेट आधा हो सकता है, एकदम हाफ। कब? जब कोई एसेट्स प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर मतलब यहाँ हम लोगों का है 1920, अप्रैल 19 से लेकर 20 मार्च तक, आपका ये पूरा एक साल के अंदर में कोई एसेट्स अगर 180 या उससे ज़्यादा दिन यूज किया गया होगा, तो पूरा रेट मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा। और वहीं अगर मान के चलो कोई एसेट्स अगर 180 दिन से कम यूज हुआ होगा, तो डिप्रेशन का रेट हो जाएगा पूरा हाफ। प्रीवियस ईयर के दौरान में कोई एसेट्स अगर 180 या उससे ज़्यादा दिन यूज हुआ होगा, तो फुल रेट अप्लीकेबल होगा, वही 10%, वही 5%, वही 25%, वही 20%, वही 40%। मगर वहीं अगर मान के चलिए आपका कोई भी एसेट्स 180 दिन से अगर एक दिन भी कम यूज हुआ, यानी 179 डेज यूज हुआ, 178 डेज यूज हुआ, तो याद रखो कि डिप्रेशन का रेट एकदम हाफ हो जाएगा। मतलब 10% है तो 5%, 20% है तो 10%, 15% है तो 7.5%, 40% है तो 20%, और 25% है तो 12.5% हो जाएगा। क्लियर होगा? तो अगर मान के चलिए कोई एसेट्स प्रीवियस ईयर में 180 दिन से कम इस्तेमाल हुआ है तो हाफ रेट, और 180 दिन से जैसे ही ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो फुल रेट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ मंथ वाइज डिप्रेशन प्रोवाइड नहीं होगा, सिर्फ आपको ये देखना है कि कितना नंबर ऑफ डेज वो यूज़ हुआ। अगर 180 दिन से ज़्यादा यूज़ हुआ या 180 दिन यूज़ हुआ तो फिर फुल रेट अप्लीकेबल होगा, उसमें मंथ वाइज कुछ नहीं देखोगे आप। और वहीं अगर 180 दिन से अगर एक दिन भी कम यूज़ हुआ तो डायरेक्ट हाफ रेट हो जाएगा, उसमें मंथ का कोई भी हिसाब किताब नहीं है। जैसे हम लोग क्या करते थे कि हम लोग जनवरी में कोई एसेट खरीदे तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना यूज़ हुआ तो 3/12 कर देते, ऐसा नहीं करना है। अगर जनवरी में मशीन खरीदे हैं हम लोग, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना यूज़ हुआ, लगभग आपका 90 या 92 दिन यूज़ हुआ, इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ डिप्रेशन अगर 10% है तो डायरेक्टली आप 5% मल्टीप्लाई करोगे, 20% है तो आप 10% मल्टीप्लाई करोगे, 15% है तो आप 7.5% मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर? और मान के चलिए कोई एसेट्स प्रीवियस ईयर में यूज़ हुआ ही नहीं यूज़ हुआ, जैसे हम एसेट खरीद के लेके आए, यूज़ ही नहीं किए, तो डिप्रेशन एप्लीकेबल नहीं होगा, चार्ज ही नहीं होगा। क्लियर हो गया? और वही मान के चलिए जैसे फॉर एग्जांपल 19-20 में कोई एसेट खरीदे, मान के चलो जुलाई महीने में खरीदे, कितना खरीदे? 5 लाख का एसेट रख दिया खरीद के, यूज ही नहीं किया, मशीन खरीद के रखे हैं और यूज ही नहीं किया उसको,
पूरा 6 महीना 9 महीना पूरा बीत गया, यूज़ नहीं किए, अब क्या होगा? साल एंड हो गया, 31 मार्च 2020 आया, डिप्रेशन निकालने के लिए जा रहे हैं, अप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा प्रोविजंस के खिलाफ में बात हो जा रहा है, मतलब एसेट यूज़ हुआ ही नहीं। एसेट अगर एक दिन भी यूज़ होता तो हाफ रेट हो जाता, बट एक दिन भी यूज़ नहीं हुआ। तो अगर एसेट्स एक दिन भी यूज़ नहीं हुआ मतलब आपका कंडीशन फेल हो गया, पहला वाला कंडीशन। एसेट प्रीवियस ईयर में यूज़ होना जरूरी है, चाहे एक्टिव यूज़ हो या पासिव यूज़ हो, मतलब यूज़ होना जरूरी है। मगर यहाँ तो यूज़ नहीं हुआ, तो फिर आप उस साल डिप्रेशन प्रोवाइड नहीं करोगे। अब फिर चला गया वो नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में, 20-21 में प्रीवियस ईयर में चला गया। अब उस वक्त वो एसेट सिर्फ 5 दिन इस्तेमाल हुआ, 2 दिन इस्तेमाल हुआ, 10 दिन इस्तेमाल हुआ, 1 महीना इस्तेमाल हुआ, 5 महीना इस्तेमाल हुआ, 6 महीना इस्तेमाल हुआ, साल भर इस्तेमाल हुआ, कुछ भी इस्तेमाल हुआ, आप फुल रेट अप्लीकेबल करोगे, फुल रेट डिप्रेशन प्रोवाइड करोगे। मतलब अगर सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर में एसेट्स अगर एक दिन भी इस्तेमाल होता है तो फिर आपका डिप्रेशन का रेट हाफ नहीं होगा, बल्कि पूरा रेट अप्लीकेबल हो जाएगा, पूरा फुल रेट। मतलब ये जो हाफ का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ करेंट प्रीवियस ईयर के लिए ही अप्लीकेबल है। जिस साल वो एसेट्स खरीदाया गया है उस साल के लिए अप्लीकेबल है, उसके बाद के लिए वो अप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब आपका हाफ रेट का प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ न्यू मशीनरी पे ही अप्लीकेबल होगा, ओल्ड पे या फिर जो प्रीवियस ईयर कोई एसेट खरीदाया गया है उस पर अप्लीकेबल नहीं होगा। माइंडेड, ठीक है? तो ये बात आप ध्यान दोगे, ठीक है ना? तो ये हाफ रेट और फुल रेट का कॉन्सेप्ट था। और वहाँ नंबर ऑफ डेज देखोगे तो सर क्या हम लोगों को नंबर ऑफ डेज कंप्यूट करना पड़ेगा? जी, देखना पड़ेगा, काउंट करके कितना दिन। मान के चलो हम लोग 15 दिसंबर को कोई एसेट खरीदे तो आपको काउंट करना पड़ेगा 15 दिसंबर से कितना दिन 31 मार्च तक होता है, और 180 दिन से अगर ज़्यादा होता है तो हाफ फुल रेट कर देना, और अगर कम होता है तो फिर हाफ रेट कर देना। सिंपल है, ठीक है? अच्छा, थोड़ा सा ना आपको एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं उसी एसेट्स के ऊपर कि कैसे डिप्रेशन। मान के चलो हम कोई निकालेंगे कैसे डिप्रेशन। ओपनिंग WDV था एज ऑन कब? 1/4/2019, 50,000 जो लिखे थे हम लोग। एड परचेस कब किए हम लोग? एज ऑन 31/12/2019, ठीक है? हम लोग मान के 70,000 में खरीदे तो यहाँ कितना हो गया? 1,20,000 लेस सेल प्रोसीड्स, कितना रुपये मान के चल? 30,000 रुपये। हम लोग जो सेल प्रोसीड्स है वो 30,000 है, बचा कितना? 90,000। ये क्या बचा? क्लोजिंग WDV। अच्छा, मान के चलिए जो सेल प्रोसीड्स है वो कब हुआ था? सेल हुआ था 1/7/2019 में। नोटिस किए एक बात, जुलाई का महीना दिए और ये दिसंबर है, पहले ये हुआ था उसके बाद ये हुआ, मगर लिखते वक्त क्या किए? पहले हम लोग परचेज लिखे, उसके बाद हम लोग क्या लिखें? सेल लिखे। ये बात ध्यान देना था आपको। दूसरी बात कि एसेट खरीदेंगे कब है? 31/12। सेल कब किए? एक साथ। तो सेल का डेट ना इररिलेवेंट है, मतलब ही नहीं। सेल चाहे आप पहला तारीख को करो या आखिरी तारीख को करो, उसके ऊपर डिप्रेशन चार्ज होगा ही नहीं। आपको फील होगा कि नहीं जुलाई तक इस्तेमाल हुआ है, मतलब अप्रैल मई जून ये 3 महीने इस्तेमाल हुआ है, 1 जुलाई को बिक्री किया है तो 3 महीने डिप्रेशन चार्ज कीजिए ना पहले, तब ना आप डिप्रेशन बिक्री करोगे उसको। ऐसा नहीं करना है। मतलब ये कि सेल के वक्त आपको डेट देखना ही नहीं, एकदम भूल जाना, क्योंकि सेल प्रोसीड्स के ऊपर जो भी मशीन सेल होगा उस पर डिप्रेशन अप्लीकेबल होगा ही नहीं। क्लियर ना? तो एक बात तो क्लियर हो गई कि सेल पर डिप्रेशन चार्ज होगा ही नहीं। परचेस पे देखना है, वो देखना है कि कितना दिन मशीन यूज हुआ है। अब देखो डिप्रेशन कैसे निकलेगा। डिप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32। अब ये जो 90,000 है, सोचो खुद से, ये जो 90,000 है वो नया वाला मशीन बचा होगा या पुराना वाला मशीन बचा होगा? पहले हम लोग जब बिक्री करते हैं कोई मशीन तो मेरा जनरल माइंड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि पुराना मशीन को पहले बिक्री करेंगे, जो बचेगा वो नया वाला बचेगा।
तो हमारे पास दो तरह का मशीन था, ये था। तो पहले बिक्री कौन हुआ होगा? 50। उसके बाद घटेगा तब ना बिक्री होगा 70 से। तो क्या हुआ कि ये जो 90,000 बचा है, उस 90,000 में पुराना वाला माल नहीं बचा है, और बचा भी होगा तो थोड़ा बचा होगा, मगर 70,000 का माल पूरा का पूरा बचा हुआ है। क्योंकि जो बिक्री हुआ 30,000 का, वो 50,000 में से बिक्री हुआ है कुछ ना कुछ मशीन। तो ये 90 बचा है, तो 70,000 पूरा बचा हुआ नया वाला और कुछ बचा हुआ पुराना वाला। ठीक है, तो कैसे? हम लोग पहले ऑन न्यू यानी परचेस वाला पे डिप्रेशन निकालेंगे। कितना? 70,000। ठीक है, 70,000 पे कितना परसेंट? यहाँ मान के चलिए एग्जाम्पल में डिप्रेशन रेट 15% है, तो 15% हो गया। तो 70,000 के ऊपर 15%। अब हम लोग देखेंगे कि ये 70,000 कौन सा है? ये नया वाला है। तो ये जो नया वाला है वो कब खरीदे हम लोग? 31 दिसंबर, मतलब जनवरी को इस्तेमाल हुआ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अगर ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो कितना होगा? 90 दिन होगा। ये 91 दिन होगा। तो अगर 91 दिन अगर यूज़ हो रहा है, मतलब वो 180 दिन से क्या है? कम है। तो वहाँ जो आपका 70,000 है, तो 15% नहीं होगा, बल्कि कितना होगा? 7.5% होगा। या फिर इसको हम लोग यहाँ कर सकते हैं 1/2। 1/2 कर दो, हाफ कर दो, तो इसका आएगा कितना? 3750 ने कितना? 70,000 इंटू 15% इंटू 1/2, 5250। अच्छा, ऑन बैलेंस डिप्रेशन तो निकालना है इस पे, याद रखोगे, क्लोजिंग WDV पे। तो 90 में से ऑलरेडी हम लोग डिप्रेशन कितना पे निकाल चुके हैं? 70 पे। तो बचा कितना? 20। तो 20 पे कितना परसेंट? 15%। अब ये जो 20 बचा होगा तो कौन सा मशीन होगा? ये 20 बचा होगा, ऑब्वियसली बात है पुराना वाला मशीन होगा। तो अगर वो पुराना वाला मशीन होगा तो उस पर हाफ वाला कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं। तो डायरेक्टली 15% कितना होगा? यानी 20,000 पे 15% आपका होगा यहाँ कितना? 3,000 रुपये। तो आपका डिप्रेशन एज पर आईटी रूल कितना होगा? 8,250। ये हो गया डिप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल। एग्जाम्पल ऐसा करोगे। क्लियर हो गया? ये रहा बात आपका डिप्रिसिएशन के बारे में। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान दोगे आप, डिप्रिसिएशन के बाद आपका आता है एडिशनल डिप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट। ये क्लियर हो गया? उसको उतार लीजिएगा। अच्छा ऐसा कर लेते हैं ना, एक तो एग्जाम्पल और दे देते हैं आपको। यहाँ सेल प्रोसेस को बदल देते हैं। 60,000 1,20,000 में से कितना बचा? 60,000 से चला गया तो बचा 60,000। क्लोजिंग WDV आ गया 60,000। अब डिप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 60,000 बचा, ये क्लोजिंग WDV है। अब बताओ कौन सा मशीन बचा होगा? पुराना वाला माल तो पहले बिक्री हो गया होगा, कुछ घटा होगा तब नया वाला से लिया होगा। हमारे पास मशीन जो बचा हुआ 60,000 बचा हुआ, तो 60,000 बचा वो पूरा का पूरा किससे बचा होगा? 70 से बचा होगा। मतलब पूरा 60,000 जो बचा होगा वो 70,000 से ही बचा होगा। तो उस पर 15% इंटू कितना होगा? हाफ, मतलब कितना हो जाएगा? 4,500। डिप्रेशन खत्म, मतलब पुराना कुछ बचा ही नहीं। क्लियर? यही अगर मान के चलिए यहाँ 1,30,000 होता तो यह नेगेटिव आता, तो डिप्रेशन चार्ज होता ही नहीं। मतलब इसको भी उतार लोगे आप एग्जाम्पल चेंज करके। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल और बदल दे रहे हैं, 1,30,000 कर दे रहे हैं, तो यह नेगेटिव में कितना आएगा? 10,000। तो यहाँ आप क्लोजिंग WDV नहीं लिख के क्या लिखोगे? लिखोगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो जब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिखोगे तो डिप्रेशन डेप्रिसिएशन कितना होगा? 32 नील, कोई डिप्रेशन नहीं होगा। क्लियर? ये था बात। अब आते हैं हम लोग एडिशनल डिप्रिसिएशन का। ठीक है, आइए एडिशनल डिप्रेशन का डिस्कस करेंगे हम लोग प्रोविजंस। अच्छा ये एडिशनल डिप्रेशन है क्या? मतलब जो आप डिप्रेशन प्रोवाइड कर रहे थे वो तो होगा ही होगा, उसके अलावा आपको अलग से और डिप्रेशन मिलेगा।
मगर ये डिप्रिसिएशन का क्लेम करने के लिए कुछ बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। यानी ये बात आप फुलफिल करोगे, यानी कंडीशन फुलफिल करोगे तो ही एडिशनल डिप्रिसिएशन का बेनिफिट आपको मिलेगा, अदरवाइज आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात कि ये एडिशनल डिप्रिसिएशन उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर उस इंडस्ट्री के लिए लगता है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, ठीक है ना, या फिर कोई पावर जनरेट कर रहा हो, या फिर कोई पावर ट्रांसपोर्ट कर रहा हो, या फिर कोई पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हो, या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ही क्यों ना हो, इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है ना, या एसएससी के लिए एडिशनल डिप्रिसिएशन अप्लीकेबल होगा। हम लोगों के लिए नहीं, जो ट्रेडिंग कंसर्न है उन लोगों के लिए अप्लीकेबल नहीं, जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, जो मैन्युफैक्चर करता है सामान को, ठीक है, या फिर जो बिजली सप्लाई करता है, जो बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसके लिए एडिशनल डिप्रिसिएशन के लिए प्रोविजंस अप्लीकेबल है। और एडिशनल डिप्रिसिएशन का जो रेट है, रेट वो 20% है। 20% के हिसाब से डिप्रिसिएशन प्रोवाइड होगा। मतलब वो जो 15%, 20%, 25%, 40% था वो था ही था, अलग से यहाँ कितना परसेंट, 20% मिलेगा। और एडिशनल डिप्रिसिएशन का जो प्रोविजन है वो सिर्फ और सिर्फ नया मशीन के ऊपर एप्लीकेबल है, ओनली न्यू मशीन के लिए। ओल्ड मशीन पे एडिशनल डिप्रिसिएशन का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता, सिर्फ नया मशीन पे ही आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन का प्रोविजंस का एप्लीकेशन होगा। और वहां भी आप देखोगे नंबर ऑफ डेज, नया मशीन अगर 180 दिन से कम इस्तेमाल हुआ है तो 20% की जगह में आप 10% कर दोगे, और 180 दिन से अगर ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है तो आप 20% डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करोगे। सिंपल है, ठीक है। अच्छा, तो ये बात रहा। अच्छा, यहाँ याद रखोगे यहाँ सिर्फ और सिर्फ मशीन के ऊपर डिप्रिसिएशन मिलेगा, एडिशनल डिप्रिसिएशन का बेनिफिट फर्नीचर पे नहीं मिलेगा, शिप पे नहीं मिलेगा, कोई और पे नहीं मिलेगा, मगर सिर्फ और सिर्फ मशीनरी पे मिलेगा। इक्विपमेंट पे, फर्नीचर पे, बिल्डिंग पे, ये सब पे आपका एडिशनल डिप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल नहीं होता है। ओनली अप्लीकेबल किस पे होता है, मशीनरी पे ही अप्लीकेबल होता है, किसी और पे अप्लीकेबल नहीं होता। ये बात का आप ध्यान रखोगे। क्लियर हो गया। तो ये एडिशनल डिप्रिसिएशन के बारे में बात था। और ये एडिशनल डिप्रिसिएशन का रेट जो है ना, कुछ कुछ स्टेट में, जैसे तेलंगाना हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, और भी है जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, इस तरह का स्टेट में जो बैकवर्ड क्लास का एरिया है उसमें रेट जो है 20% नहीं बल्कि रेट ज़्यादा है, 35% है, ठीक है ना। यानी वहाँ 35% के हिसाब से डिप्रिसिएशन मिलेगा, मगर वो रेट स्पेसिफाइड होना चाहिए, रेट नहीं, वो जगह स्पेसिफाइड होना चाहिए। और स्पेसिफाइड जगह है बैकवर्ड क्लास में वेस्ट बंगाल का या तेलंगाना का या फिर आपका मध्य प्रदेश का, तो फिर वहाँ 35% होगा। मगर नॉर्मल स्टेट के लिए, बाकी अदर स्टेट के लिए या फिर नॉर्मल क्लास कैटेगरीज के लिए 20% ही एडिशनल डिप्रिसिएशन का रेट होगा, ठीक है। तो यहाँ डिप्रिसिएशन का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म होता है, ठीक। एक दो सम्स करेंगे हम लोग, मगर एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे जो आप लोग को परेशानी हुआ था, वो ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के ऊपर। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है उसका रिडक्शन कैसे मिलता है उसके बारे में बता देते हैं आपको। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जस्ट लाइक ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स, मतलब एक फिक्टिशियस एसेट्स का ही जैसा है, उसका रिडक्शन मिलता है, ठीक है, मगर एक बार में नहीं मिलेगा, आपको 5 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। जो भी सवाल में आपको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया हुआ रहेगा उसका 1/5 के हिसाब से रिडक्शन ले लोगे, ठीक। इसमें एक्स्ट्रा क्या सीखना है आपको, समझ लो पहले। ये एप्लीकेबल जो होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का रिडक्शन जो एप्लीकेबल होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल एसएससी के लिए एप्लीकेबल होगा, या फिर कोई ऐसा कंपनी जो इंडियन कंपनी है। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, ये जो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है, मिसलेनियस नहीं, आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है वो डिडक्शन के लिए एप्लीकेबल तब होगा जब वो खर्च कोई इंडियन कंपनी करता होगा या फिर कोई इंडियन रेसिडेंट करता होगा। दोनों में से कोई एक होना चाहिए, या तो इंडियन रेसिडेंट या तो इंडियन कंपनी। अगर कोई नॉन रेसिडेंट है या फिर नॉन इंडियन कंपनी है या फॉरेन कंपनी है तो उसके लिए ये डिडक्शन नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, डिडक्शन मिलेगा कितना, जो भी अमाउंट दिया हुआ रहेगा, खर्चा, एक्चुअल एक्सपेंडिचर या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का 5%, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मान के चलिए, जो प्रोजेक्ट आप बिजनेस जो कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मान के चलिए 5 लाख है, ठीक है ना। और
प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है, मान के चलिए 40,000 है या 30,000 मान के चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग लेना है 1/5 ऑफ द, ये दोनों में से, तो दोनों में से नहीं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का एक्चुअल अमाउंट 30,000 या इसका कितना 5%, तो इसका 5% कितना होता है 25,000। अब बताओ 25,000 ये और 30,000 ये दोनों में से जो लोअर अमाउंट है, उस लोअर अमाउंट का 1/5 डिडक्शन मिलेगा आपको। मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का 5% वाला अमाउंट या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का अमाउंट, दोनों अमाउंट को देखने के बाद लोअर वाला अमाउंट में से 1/5 आपको डिडक्शन मिलेगा। आपका जितना सारा सवाल दिया हुआ है उस सवाल में कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट गायब है, नहीं दिया हुआ है, सिर्फ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का अमाउंट दिया हुआ है, तो इसका 1/5 डिडक्शन मिल जाएगा आपको, अलाउड हो जाएगा। समझ में आया? यानी अगर टोटल 30,000 रुपया पीएल में लेस हो चुका है तो उसमें से 1/5 अलाउड होगा और जो 30,000 है उसको डिसअलाउड कर देंगे, मतलब उसको 30,000 पूरा ऐड कर देंगे और अलाउड में कितना दिखाएंगे 1/5 दिखाएंगे, बात खत्म हो जाएगा। ये था इंडियन रेसिडेंट के लिए। और वहीं अगर एक कंपनी रहा तो कंपनी में सेम अमाउंट है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर या कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों में जो हायर अमाउंट है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 4 लाख है और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना है 5 लाख, तो कैपिटल एम्प्लॉयड और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट दोनों में से जो हायर अमाउंट है उस अमाउंट का 5% का 1/5, ठीक है। यानी कैपिटल एम्प्लॉयड और कॉस्ट प्रोजेक्ट दोनों कंपेयर करेंगे, हायर अमाउंट बाहर जाएगा, उसके ऊपर कितना परसेंट 5% मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो अमाउंट या एक्चुअल एक्सपेंडिचर दोनों कंपेयर करेंगे, उसमें से जो लोअर अमाउंट है उसका 1/5 होगा। ये हो गया इंडियन कंपनी के लिए। और उससे पहले जो डिस्कस किया तो किसके लिए था, वो था आपका नॉर्मल रेसिडेंट के लिए, ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या हुआ कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का रिडक्शन कितना मिलेगा 1/5। सिंपली आपको ये याद रखना है, ये बात बता दिए हैं हम आपको। और कुछ मिसलेनियस टॉपिक हम आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म कर देना चाहते हैं, जो कि ये सवाल बनाते वक्त आपको मिलेगा कि अगर कोई खर्च, अगर कोई एक्सपेंडिचर या कोई पेमेंट आप अपने आप रिलेटिव को कर रहे हो तो वो डिसअलाउड हो जाएगा। यानी कोई भी पेमेंट अगर आप अपने रिलेटिव्स को कीजिएगा वो डिसअलाउड हो जाएगा, उसका रिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। या फिर कोई रिलेटेड पर्सन्स, तो रिलेटेड पर्सन में एक ठो बंदा आता है, वो बंदा जो आपका बिजनेस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है, मतलब आपका प्रॉफिट का 20% हिस्सा के ऊपर उसका हक है, और उसको अगर आप कुछ पेमेंट कर रहे हो तो उसका भी रिडक्शन नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया? यानी किसी भी बंदा का आपका कंपनी में या आपका बिजनेस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, अगर आपका कंपनी है तो 20% शेयर उसके नाम पे है, या अगर आपका बिजनेस है तो 20% प्रॉफिट के ऊपर हक उसका है। अगर आप उसको पेमेंट कर रहे हो बिजनेस का पैसा, तो फिर उस पेमेंट का रिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, वो डिसअलाउड हो जाएगा। तो कोई रिलेटिव को पे कीजिएगा तो भी डिसअलाउड हो जाएगा, कोई रिलेटेड पर्सन को भी पे कीजिएगा तो भी क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और हम आपको लास्ट क्लास का जो प्रोविजन डिस्कस कर रहे थे उसमें डोनेशन लिखे थे हम, कि डोनेशन जो है रिडक्शन नहीं मिलता है। तो जी हाँ, डोनेशन का रिडक्शन नहीं मिलता है। अलग से सेक्शन 35 AD के तहत रिडक्शन मिलता है साइंटिफिक रिसर्च वगैरह के लिए, उसका भी हम नेक्स्ट क्लास में प्रोविजन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। उसमें जो भी प्रोविजन बचा हुआ रहेगा सब डिस्कस उसी दिन होगा। तो सेक्शन 35 के तहत जो भी आपका साइंटिफिक रिसर्च या साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन में हम डोनेशन अगर देते हैं तो रिडक्शन मिलता है, तो वो अलग कॉन्सेप्ट है, हम बताएंगे। मगर नॉर्मली कोई भी तरह का डोनेशन इन काइंड्स हो वगैरह, वो डोनेशन इन काइंड्स हो या कुछ भी हो, डोनेशन रिडक्शन नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया? ये बात रहा हम लोगों का प्रोविजंस के बारे में। अब थोड़ा सा ना कुछ सम्स करते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन से ताल्लुक। पहले ना क्वेश्चन नंबर 17 आपका डिस्कस कर दे रहे हैं, क्योंकि 17 हम बनाएंगे नहीं बल्कि आप उसको देखोगे, क्योंकि 17 जो है ना इजी क्वेश्चन है।
कहाँ आप अटके होंगे, उसी के बारे में बता रहे हैं आपको। देखिए सवाल नंबर 17 में, मिस्टर सोनू हैज़ गिवन द फॉलोइंग पीएल अकाउंट। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक नॉर्मल है, परचेज भी नॉर्मल है, वेजेस नॉर्मल है, रेंट ये सब अलाउड है, जो अलाउड है उसका बात ही नहीं करना है। सैलरीज अलाउड है, डिप्रेशन एज पर ये बुक दिया हुआ है, इसको ऐड बैक कर देंगे, और आईटी वाला अगर नीचे दिया हुआ है उसको लेस कर देंगे। म्यूनिसिपल टैक्स अलाउड है, कुछ नहीं करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस अलाउड है, इसको ऐड बैक करेंगे। साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर ये अलाउड है, इसको कुछ नहीं करना है। हम बोले तो साइंटिफिक के लिए अलाउड रहता है। अच्छा इधर ही देख लेते हैं बाई तरफ क्या है, सेल्स ये अलाउड है, क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मल है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब एसेट, कैपिटल एसेट्स, तो इन्वेस्टमेंट को बेच के जो प्रॉफिट कमाए वो कैपिटल गेन होता है, वो टैक्सेबल होगा कैपिटल गेन चैप्टर में, इसमें नहीं होगा, ये इसके अलग हेड है। ठीक है, तो ये डिसअलाउड हो जाएगा, इसको हम लोग लेस कर देंगे, प्रॉफिट है ना। अच्छा वापस से, अरे कोई भी हम मशीनरी का रेंट दिए तो बिजनेस का ही खर्चा हुआ भाई। पेटेंट परचेस किए तो पेटेंट क्या होगी आपका, इंटैंजिबल एसेट्स। तो हम क्या बोले थे, इंटैंजिबल एसेट्स के लिए डिप्रेशन कितना प्रोवाइड करते हैं, 25%। तो 25% ये 12.5% भी हो सकता है। कब, जब नंबर ऑफ डेज इसका 180 दिन से क्या होगा, कम होगा तब। तो आप 1 जुलाई से लेकर अगर 31 मार्च 2020 तक काउंट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ 9 महीना हो जा रहा है। 9 महीना मतलब लगभग 200-250 दिन से ज़्यादा हो जा रहा है, 270 दिन हो जा रहा है। तो 180 दिन से क्या हो, ज़्यादा हो गया, मतलब फुल रेट हो जाएगा, मतलब 25% पूरा। तो ये हो गया पेटेंट। पेटेंट के ऊपर कितना डिप्रेशन प्रोवाइड करोगे, 25%। उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, और नीचे कोई भी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट दिया हुआ नहीं है, तो इसका रिडक्शन कितना मिलेगा, 1/5। ठीक है ना, यानी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पूरा डिसअलाउड बोल के ऐड कर देंगे, और अलाउड कितना होगा 1/5, तो उसको लेस कर देंगे। तो डिसअलाउड वाला ऐड और अलाउड वाला लेस। प्रोविजन खर्च अलाउड नहीं होता है, प्रोविजन बैड डेट ऐड कर देंगे। इनकम टैक्स पर्सनल होता है, इसलिए हम इसको भी क्या कर ऐड कर देंगे, नॉर्मल हो गया। वेजेस पेड इंक्लूड वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, इसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, क्योंकि मशीन का इंस्टॉलेशन चार्ज है ये, तो इसका मशीन में ऐड होना चाहिए, और मशीन में ऐड करने के बाद डिप्रेशन हम लोग चार्ज करना चाहिए इसके ऊपर। ठीक है, आगे ऑल प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर वाज इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो डिडक्शन तो ले ही लिए हम लोग 1/5। डिप्रिसिएशन अलाउड फॉर द इनकम टैक्स के हिसाब से 6,000 रुपया ऑन अदर देन पेटेंट। पेटेंट छोड़कर कितना डिप्रेशन है मेरा, 6,000। तो ऊपर वाला जो डिप्रेशन था वो बुक के हिसाब से था, उसको ऐड बैक कर देंगे आप, और ये 6,000 क्या कर दोगे आप, लेस कर दोगे। सवाल बन गया, बहुत ईजी सवाल था। ठीक है, अभी जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर होगा 28। आइए 28 नंबर सम्स देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट डिप्रेशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट फॉर द प्रीवियस ईयर 2019 एंड 20। सिर्फ डिप्रेशन निकालने का क्वेश्चन है ये, देखोगे। WDV एज ऑन 1/4/2019 1 लाख रुपये दिया हुआ है, ये ओपनिंग WDV दिया हुआ है। और न्यू मशीनरी वॉज परचेज ऑन का 15/6/2019 फॉर कितना, 60,000। बट पुट टू यूज, ये डेट ध्यान देना है, कब खरीदे वो मतलब नहीं है, कब आप यूज कर रहे हो। तो पुट टू यूज कब, ऑन 1/1/2020, मतलब 180 दिन से कम इस्तेमाल हुआ, 3 ही महीने इस्तेमाल हुआ, जनवरी फरवरी मार्च इस्तेमाल हुआ सिर्फ। ठीक है, और मशीनरी सोल्ड एज स्क्रैप, स्क्रैप हो या जो भी हो, सेल किया ना, कितना में सेल किया, 10,000 में, वो लेस हो जाएगा। और रेट ऑफ डिप्रेशन कितना दिया हुआ, 15%, और एडिशनल डिप्रेशन कितना दिया हुआ, 20%। तो 15% तो नॉर्मल डिप्रेशन है, और 20% एडिशनल डिप्रेशन है। तो 20% जो डिप्रेशन अप्लीकेबल होगा वो सिर्फ कौन सा मशीन पे, नया मशीन पे, पुराना मशीन पे नहीं अप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। कंप्यूटेशन ऑफ डिप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32। ओपनिंग WDV एज ऑन का 1/4/2019 कितना रुपये दिया हुआ, 1 लाख। फॉरन लोग 25 ऐड करेंगे, ऐड परचेस एज ऑन
ठीक है ना। परचेस डेट नहीं लिख दे रहे क्योंकि यहाँ पुट टू यूज़ अलग है। परचेस कितना है, परचेस ड्यूरिंग द ईयर 60,000 रुपये। कितना होगी, 1,60,000 लेस सेल प्रोसीड्स। तो सेल प्रोसीड्स कितना है, 10,000। बचा कितना, ये हो गया क्लोजिंग WDV। क्लोजिंग WDV। अब देखोगे डिप्रिसिएशन, जो 1.5 लाख बचा हुआ है उसमें पहले नया वाला बचा होगा, बाद में पुराना वाला। तो 1.5 लाख में से नया वाला कितना है, 60,000। तो 60,000 पे कितना % होगा, 15%। बट रेट कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि पुट टू यूज़ जो था वो 1 जनवरी को था। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि 60,000 पे पहले डिप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, 15% इंटू 1/2। ठीक है, 4,500। और ऑन बैलेंस पे, वो ऑन न्यू पे था, तो बैलेंस कितना, 1.5 लाख में से कितना पे डिप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं, 60,000 पे इंटू 15%। तो 1.5 लाख माइनस 60,000 इंटू 15%, 13,500। कितना आएगा, 18,000 रुपये। ये हो गया नॉर्मल डिप्रिसिएशन। और एडिशनल डिप्रिसिएशन निकालेंगे तो एडिशनल डिप्रिसिएशन सिर्फ किस पे निकलेगा, नया वाला पे निकलेगा, मतलब सिर्फ किस पे, 60,000 पे। तो 60,000 पे निकलेगा, मालूम है हम लोग को 20% रेट हो जाएगा। मगर रेट जो है 20% कब होता पूरा, जब 180 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल होता है तब। मगर यहाँ तो बहुत कम ही दिन इस्तेमाल होता है, यहाँ भी क्या हो जाएगा 1/2, 10% मतलब यहाँ कितना हो जाएगा, 6,000। मतलब नॉर्मल डिप्रिसिएशन 18, एडिशनल डिप्रिसिएशन कितना हो गया, 6,000 रुपया। ख़त्म हो गया सम्स। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। एक क्वेश्चन करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर और 13 करते हैं, पेज नंबर 347। देखो, सारा जहां लिमिटेड हैज़ फॉलोइंग एसेट्स ऑन 1/4/2019। बिल्डिंग ए है, बिल्डिंग ए का अमाउंट दिया 50,000, रेट है 10%। फर्नीचर बी है, 30,000 रुपये अमाउंट दिया हुआ। बिल्डिंग सी भी है, 10,000 रुपये, 10%। अच्छा, बिल्डिंग ए ऊपर में 50,000 है, उसका 10% रेट है, और बिल्डिंग सी का रेट है 10%। तो दोनों सेम नेचर का हुआ और रेट भी सेम हो गया, तो दोनों एक ब्लॉक में आएगा। ठीक है, मशीनरी ए 40,000 है, मशीनरी बी 50,000 है, और देखो दोनों का नाम भी सेम है, मतलब नेचर भी सेम है और रेट भी सेम है, तो ये दोनों अलग ब्लॉक में आ गया। और फर्नीचर क्योंकि आपका अलग नाम है, अलग नेचर का है, तो वो भी अलग ब्लॉक में आ गया। मतलब टोटल कितना ब्लॉक हो गया, 3 ब्लॉक हो गए। बिल्डिंग अलग ब्लॉक, फर्नीचर अलग ब्लॉक, मशीनरी अलग ब्लॉक। ड्यूरिंग द ईयर बिल्डिंग वॉज परचेज्ड ऑन कब, 1/5/2019। एक मशीन बिल्डिंग खरीदे हम लोग कब, 50,000 में। अच्छी बात है। और उसका डिप्रिसिएशन कितना है, 10% है, तो ये भी उसी कैटेगरी में आ गया। मशीनरी ए सोल्ड हो गया, मशीनरी ए को बिक्री कर दिए। कितना बिक्री किए, 60,000 में। ऑन कब, 1/11/2019। अच्छी बात है, मतलब मशीनरी 2 होता है, ए भी था बी भी था, उसमें से एक ही मशीन बिक्री किए। और फर्नीचर एक ही था, सिर्फ बी, उसको बिक्री कर दिया कितना, 50,000 में। तो 30,000 का फर्नीचर था, 50,000 में बिक्री कर दिया, तो इस पर डिप्रिसिएशन तो होगा ही नहीं, मगर फिर भी फॉर्मेट तो लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें तो कैपिटल गेन आ गया। आओ दिखाते हैं डिप्रिसिएशन। पहले किस पे, बिल्डिंग पे।
डिप्रेशन कितना रेट है? 10%। ये एक ब्लॉक में आ गया, ठीक है, यानी रेट ऑफ डिप्रेशन है 10%। ओपनिंग WDV, ओपनिंग WDV कितना है? बिल्डिंग ए का है 50 और बिल्डिंग सी का कितना 10, तो 50 प्लस 10 कितना हो गया? 60,000। ऐड परचेस, बिल्डिंग कितना का परचेस किए थे हम लोग? 50,000 का। एज ऑन का 1/5/2019 50,000, ठीक है। तो आ गया यहाँ 1,10,000। बिल्डिंग सेल नहीं हुआ है, लेस सेल प्रोसीड्स नील है, तो क्लोजिंग कितना बचा? 1,00,000। ये हो गया क्लोजिंग WDV, ठीक है। तो देयरफॉर डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? 5 को खरीदा है, तो 5 को खरीदा मतलब 5वां महीने में खरीदा, मतलब पूरा 2020 तक इस्तेमाल किया, तो पूरा का पूरा फुल रेट का डेप्रिसिएशन निकलेगा। और ये भी 60,000 है, तो इस पर भी कितना रेट का निकलेगा डेप्रिसिएशन? पूरा फुल रेट, मतलब 1,10,000 इंटू कितना %? 1,10,000 इंटू 10% पूरा रेट होगा, तो कितना हो जाएगा? 11,000, ठीक है। अब ये था A, B। फर्नीचर का रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना था? रेट ऑफ डिप्रिसिएशन था 10%, हेडिंग दे दी, ठीक है। ओपनिंग WDV कितना था? फर्नीचर का ओपनिंग WDV था आपका 30,000। ऐड क्या किए हम लोग? परचेस नील 30,000 आया, लेस क्या किए हम लोग? सेल प्रोसीड्स कितना रुपया? 50,000 में। तो ये जो आया क्या आया? 30 में 50 तो ये 20,000 आया ना, तो 20,000 जो आया उसको क्या बोलेंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, पूरा लिखोगे आप। तो सी करेंगे मसले, इसका रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना है? 15%, ठीक है। ओपनिंग WDV कितना दिया हुआ है? ओपनिंग WDV आपको मशीन का दोनों जोड़ के, मशीन ए और मशीन बी, 40,000 प्लस 50,000, 90,000 हो गए। ऐड परचेस है मशीन का, नहीं परचेस को भी लिख दे रहे हैं, फॉर्मेट का पार्ट नील 90 ही आया यहाँ पे। लेस क्या होगा? सेल प्रोसीड्स कितना है? देखो एक बार, इसका सेल प्रोसीड्स है 60,000, बचा कितना? 30,000। ये क्लोजिंग WDV देयरफॉर डिप्रिसिएशन कितना होगा? 30,000 पे 15% मतलब 4500 जोड़ देंगे, इसको कितना आ जाएगा? 15,500, ऊपर 11,000 50,000 में जोड़ दोगे तो टोटल डिप्रिसिएशन कितना आएगा? 15,500, ठीक है। ये रहा मेरा तरफ से। अब क्वेश्चन नंबर 28 बना दिए, 13 बना दिए, 17 डिस्कस कर दिए, ठीक है। अब बाकी जो है ना रिमेनिंग आपको होमवर्क दे दें, होमवर्क आप लिख लोगे, चलो मैं लिख दे रहे। जब कुछ सम में डिस्कस होगा तो प्रॉब्लम होगा तो वो प्रॉब्लम डिस्कस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है ना, और क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। सब बाद में करना, पहले 16 करेंगे, 16 के बाद 21 के बाद 27 के बाद 21,
ये प्रॉब्लम। ठीक, बाकी इस क्लास में आज के लिए थैंक यू वेरी मच।